मिट्टी की खुशबू वाला घर। बरसात अभी अभी थमी थी। गांव की कच्ची गलियों में भीगी मिट्टी की वह सौंधी गंध फैली हुई थी, जिससे सूंघते ही बरसों पुराने दिन आंखों के सामने तैरने लगते हैं। आसमान में बादल अब भी थे, पर उनमें पहले जैसी गरज नहीं बची थी, जैसे वे भी रो धोकर शांत हो गए हों। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा वह छोटा सा गांव दूर से देखने पर किसी पुराने चित्र जैसा लगता था। सीढ़ीदार खेत, चीड़ के पेड़, पहाड़ी रास्ते और उनके बीच कहीं कहीं पत्थरों से बने छोटे घर। इन्हीं घरों में एक घर ऐसा भी था जिसकी दीवारें तो खड़ी थी, पर उसमें रहने वाली उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही थी। उस घर का नाम था श्याम निवास। घर के दरवाजे पर पुरानी लकड़ी की चौखट थी। उस पर अब भी हल्का सा नीला रंग बचा हुआ था। अंदर आंगन में एक टूटी चौकी पड़ी थी, जिसके किनारे बैठकर कभी घर के मालिक श्यामलाल शाम को बांसुरी बजाया करते थे। अब वह चौकी खाली रहती थी, बांसुरी भी चुप थी। इस घर में अब केवल दो लोग रहते थे, 70 साल की सावित्री देवी और उनके 25 साल की पोती गौरी। गौरी के माता पिता का देहांत कई साल पहले सड़क दुर्घटना में हो गया था। तब से दादी ने ही उसे पाला था। दादी ने उसे सिर्फ खाना पहनना ही नहीं दिया, बल्कि उसे टूटने नहीं दिया। वह कहती थी, जिसके सिर पर अपना कोई नहीं होता, उसके सर पर ऊपर वाले का हाथ थोड़ा और मजबूत हो जाता है। गौरी बचपन से बहुत सुंदर नहीं, पर बहुत उजली थी। उजली यानी मन से। उसकी आंखों में पहाड़ों जैसा धैर्य, सहनशीलता था, और आवाज में नदी जैसी कोमलता, नरमी थी। वह गांव के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के को अस्थायी रूप से पढ़ाती थी। तनख्वाह बहुत कम थी, पर उसे बच्चों के बीच रहना अच्छा लगता था। पर पिछले 6 महीने से उसके जीवन में एक नया बोझ जुड़ गया था। गांव के प्रधान और कुछ बाहरी लोग मिलकर उस इलाके की जमीन खरीदना चाहते थे। कहा जा रहा था कि वहां एक बड़ा विश्राम स्थल और होटल बनेगा, क्योंकि पास ही एक नया सड़क मार्ग बनने वाला था। जिन घरों के पास जमीन थी, सब पर दबाव बनाया जा रहा था कि वे बेच दे। कुछ लोग डर गए, कुछ लालच में आ गए और कुछ चुप रहे। पर सावित्री देवी ने साफ मना कर दिया। यह घर नहीं बिकेगा, उन्होंने प्रधान से कहा था। इस घर में मेरे पति की सांसें हैं, मेरे बेटे की हंसी है, मेरी बहू की पूजा है और मेरी पोती का बचपन है। मिट्टी बेच दूंगी तो यादें कहाँ रखूंगी। प्रधान ने मुस्कुराकर कहा था, अम्मा, जमाना बदल गया है, यादों से पेट नहीं भरता। सावित्री देवी ने उसी दिन जवाब दिया था, पर पेट भर जाने से मन नहीं भरता। उस दिन के बाद से उनका जीना मुश्किल होने लगा। कभी पानी की लाइन देर से आती, कभी राशन की दुकान वाला टाल देता, कभी स्कूल में गौरी के काम पर सवाल उठते। गांव में कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, पर सब जानते थे कि यह दबाव है। उस शाम गौरी घर लौटी तो दादी को खांसी का तेज दौरा पड़ रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे। गौरी ने जल्दी से पानी दिया, पीठ सहलाई और चूल्हे पर तुलसी अदरक का काढ़ा चढ़ा दिया। दादी, शहर चलो ना, गौरी ने धीरे से कहा, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। सावित्री देवी मुस्कुरा दी। डॉक्टर क्या करेगा, उम्र की सिलवटें दवा से नहीं जाती। यह मजाक का समय नहीं है। गौरी की आंखें भर आई। दादी ने उसका चेहरा देखा। तू डर मत, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी, अभी तेरी शादी देखनी है। गौरी ने नजर फेर ली। शादी की बात आते ही वह हमेशा चुप हो जाती थी। पिछले दो रिश्ते केवल इसलिए टूट गए थे क्योंकि उसके पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं था। तीसरे रिश्ते वाले ने साफ कह दिया था, लड़की अच्छी है, पर घर और जमीन उसके नाम हो जाए तो बात बने। उस दिन गौरी देर रात तक जागती रही। बारिश के बाद की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने सामने दीवार पर टंगी दादाजी की तस्वीरें देखी। पुराने जमाने की बड़ी मूछें, सादा चेहरा और आंखों में अजीब विश्वास। तस्वीर के नीचे एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। इस संदूक को घर में कोई नहीं खोलता था। दादी कहती थी, इसमें पुराने कागज और कपड़े हैं। उस रात न जाने क्यों गौरी ने संदूक के पास जाकर हाथ रख दिया। ताला जंग खा चुका था। उसने दादी को देखा, वे सो चुकी थी। फिर भी उसने संदूक नहीं खोला। उसे लगा जैसे किसी की निजता को छूना गलत होगा।
पर अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। सुबह गांव में खबर फैली कि जिला कार्यालय से अधिकारी आने वाले हैं। सड़क विस्तार योजना का नया नक्शा तैयार होना है। कई घरों की जमीन का पुनर्मूल्यांकन होगा। प्रधान के चेहरे पर चमक थी। उससे लग रहा था कि अब सावित्री देवी का घर भी हाथ आ जाएगा। दोपहर तक दो जीपें गांव में पहुंची। कुछ अधिकारी उतरे। उनके साथ एक युवा अभियंता भी था जिसका नाम आर्यन था। वह शहर से आया था, पर उसके चेहरे पर वह अकड़ नहीं थी जो आमतौर पर शहर से आए लोगों में होती है। वह हर घर की दीवार, हर पेड़, हर रास्ते को ध्यान से देख रहा था, जैसे नक्शे से ज्यादा जमीन की भाषा पढ़ना चाहता हो। जब वह श्याम निवास पहुंचा तब सावित्री देवी चौखट पर बैठी थी और गौरी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। प्रधान ने आगे बढ़कर कहा, यही वह घर है साहब। कागज पुराने हैं, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, सरकारी काम में बाधा आ रही है। आर्य ने प्रधान की बात अनसुनी कर दी। उसने दीवारों को देखा, घर की दिशा देखी और फिर सावित्री देवी से पूछा, अम्मा यह घर कितने साल पुराना है? 55 साल, दादी ने घर से कहा। किसने बनाया? मेरे आदमी ने, अपने हाथों से एक एक पत्थर उठाकर। आर्यन ने फिर पूछा, कोई पुराने कागज हैं? दादी चुप हो गई। उनकी आंखें एक पल के लिए संदूक की तरफ उठी। गौरी ने पहली बार यह देखा। अधिकारियों ने नक्शा बनाया, कुछ माप लिए और आगे बढ़ गए। जाते जाते आर्य ने गौरी से धीमे स्वर में कहा, अगर पुराने दस्तावेज हैं तो संभाल कर रखिएगा। कभी कभी एक पुराना कागज पूरे घर की जान बचा लेता है। उस रात गौरी को नींद नहीं आई। आधी रात को उसने दादी को जगाया और पूछा, दादी उस संदूक में क्या है? सावित्री देवी देर तक चुप रही, फिर बोली, कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें हम इसलिए छिपा लेते हैं ताकि घर बचा रहे, पर कभी कभी वह सच घर बचाने के लिए बाहर लाना पड़ता है। उन्होंने अपनी कमर के पास बंदी चाबी निकाली, कांपते हाथों से गौरी को दी। खोल ले। गौरी ने ताला खोला। संदूक के अंदर पुराने कपड़े, पीले पड़े कागज, एक कपड़े में लिपटी बांसुरी और नीचे एक लाल रंग की डायरी रखी थी। गौरी गौरी ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यदि ये डायरी कभी गौरी के हाथ लगे तो समझना कि वक्त ने उसे सच जानने की मांग की है। गौरी सन्न रह गई। ये दादाजी की लिखावट थी। डायरी में लिखा था कि श्यामलाल सिर्फ किसान नहीं थे, वे गांव के बहुत अच्छे कुम्हार और लोक शिल्पकार भी थे। उनके बनाए मिट्टी के दीपक, घंटियां, छोटी मूर्तियां और सजावटी सामान आसपास के कई कस्बों तक जाते थे। उनका सपना था कि गांव की मिट्टी से बनी चीज़ें शहरों तक जाएं, ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिले और कहीं अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर ना हो। डायरी के अगले पन्नों में नक्शे थे। घर के पीछे की खाली ज़मीन पर छोटे कार्यशाला घर, प्रशिक्षण कक्ष, भट्टी और सामने एक प्रदर्शनी आंगन। श्यामलाल ने इस जगह का नाम भी लिख रखा था, मिट्टीशाला। गौरी की आंखें फैल गई। दादी, यह सब आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? सावित्री देवी की आवाज भर गई। तेरे दादा के जाने के बाद घर टूट गया। तेरे पिता शहर चले गए, फिर उनकी मौत हो गई। मैं अकेली क्या क्या बचाती, सपना भी, घर भी, बच्ची भी, इसलिए डायरी बंद कर दी। गौरी देर तक पन्ने पलटती रही। एक पन्ने पर श्यामलाल ने लिखा था, जिस मिट्टी को लोग पांव से रौंदते हैं वही मिट्टी घड़ा बनकर प्यास बुझाती है। इंसान भी जब तक टूटता नहीं उसका असली आकार नहीं बनता। उस रात गौरी ने तय किया, घर बिकने नहीं देगी बल्कि दादाजी का सपना पूरा करेगी। अगली सुबह उसने स्कूल से छुट्टी ली और डायरी लेकर जिला कार्यालय पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी। लोग फाइलों के बीच धक्के खा रहे थे। किसी को सुनवाई नहीं मिल रही थी, किसी को सही कमरा नहीं मिल रहा था। वह थक गई पर हार नहीं मानी। आखिरकार आखिरकार उसे वही युवा अभियंता आर्यन मिल गया। आप, उसने पहचान लिया। गौरी ने डायरी आगे बढ़ा दी। यह मेरे दादाजी की है, शायद ये घर बचाने में मदद करे, लेकिन मैं सिर्फ घर बचाना नहीं चाहती, मैं कुछ बनाना चाहती हूँ। आर्यन ने डायरी के पन्ने ध्यान से देखे। उसकी आंखों में सम्मान उतर आया। यह तो अद्भुत है, उसने कहा। यह केवल निजी संपत्ति का मामला नहीं है, यह स्थानीय विरासत का मामला बन सकता है। मतलब? गौरी ने पूछा। मतलब यह कि अगर यह सिद्ध हो जाए कि यह घर और इससे जुड़ी शिल्प परंपरा सांस्कृतिक महत्व रखती हैं तो इसे बचाने की मजबूत वजह बन सकती है। गौरी के चेहरे पर पहली बार हल्की रोशनी आई। क्या यह संभव है? आर्य ने सीधे कहा, मुश्किल है पर असंभव नहीं।
और अगर मैं सचमुच मिट्टीशाला शुरू करना चाहूँ। आर्यन ने कुछ क्षण उसे देखा। तब मुश्किल और बढ़ेगी, लेकिन आपकी लड़ाई का अर्थ भी बढ़ जाएगा। यह वही वाक्य था जिसने गौरी को की दिशा तय कर दी। अगले कुछ दिनों में गांव में नई हलचल शुरू हो गई। गौरी ने घर घर जाकर बुजुर्गों से बात की। उनसे पूछा कि क्या किसी को श्यामलाल ने बनाए सामान याद है। कुछ ने पुराने दिए दिखाए, किसी ने एक मिट्टी की सुराही, किसी ने कहा कि उनके विवाह में श्यामलाल ने बनाए कलश इस्तेमाल हुए थे। गौरी ने सबकी तस्वीरें खींची, बयान लिखे और एक फाइल तैयार की। पर गांव के लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ बोले लड़की ठीक कर रही है, कह रही है। कुछ ने ताना मारा, मिट्टी के बर्तन बेचकर कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। होटल आएगा तो गांव का विकास होगा। प्रधान तो खुलकर विरोध में आ गया। उसने चौराहे पर कहा, यह सब नाटक है। आजकल की लड़की 2 किताब पढ़कर खुद को बहुत समझदार समझने लगी है। गौरी ने सुना पर जवाब नहीं दिया। पर उसी रात दादाजी ने कहा, बेटी, लड़ाई जमीन की नहीं जुबान की होती है। जा रही है, सोच ले। गौरी ने दादी के पैर दबाते हुए कहा, दादी, जब लोग ताना मारते हैं ना, तब समझ में आता है कि चोट सही जगह लगी है। सावित्री देवी उसे देखती रही। तू बिल्कुल अपने दादा पर गई है। एक सप्ताह बाद जिला कार्यालय में सुनवाई रखी गई। प्रधान भी पहुंचा, कुछ ग्रामीण भी। गौरी अपने कागज लेकर पहुंची। आर्यन ने तकनीकी पक्ष रखा। सड़क थोड़ी मोड़ी जाए तो घर बच सकता है। ढलान और जल निकासी के लिहाज से भी ये बेहतर है। पर निर्णायक बात थी, क्या यह घर और इससे जुड़ी परंपरा सचमुच सांस्कृतिक महत्व रखती हैं। गौरी ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। उसने अपने दादाजी के सपने की बात कही, मिट्टी के काम की परंपरा की बात कही, गांव की बेरोजगारी की बात कही। फिर उसने कहा, सर, लोग सोचते हैं कि गांव का विकास तभी होगा जब बाहर से कोई आएगा और हमारी जमीन पर कुछ बनाएगा। मैं कहती हूँ कि विकास तब होगा जब हम अपनी मिट्टी की कीमत खुद समझेंगे। अगर इस घर को बचा लिया गया तो मैं यहाँ मिट्टीशाला शुरू करूंगी। गांव की महिलाओं और युवाओं को मिट्टी का काम सिखाऊंगी। स्कूल के बच्चों को भी जोड़ूंगी। मैं भीख नहीं मांग रही, बस समय और मौका मांग रही हूँ। कमरे में कुछ पल का मौन छा गया। प्रधान हंस पड़ा। समय और मौका, और पैसा कहाँ से आएगा। गौरी ने उसकी ओर देखा। जहाँ से बड़े लोग होटल बनाने के लिए पैसा लाते हैं, वहीं से छोटे लोग सपना बनाने के लिए हिम्मत लाते हैं। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। निर्णय उसी दिन नहीं हुआ। कहा गया कि जांच होगी, रिपोर्ट बनेगी, इंतजार करना होगा। इसी इंतजार ने सबसे कठिन दिन शुरू किए। 2 सप्ताह तक कोई खबर नहीं आई। उधर दादी की तबीयत और बिगड़ती गई। दवा खत्म हो रही थी। स्कूल से भी संदेश आया कि गौरी लगातार छुट्टियां ले रही है, इसलिए किसी और को खाने रखने पर विचार हो सकता है। एक शाम गौरी टूट गई। वह आंगन में बैठकर रोने लगी। उसे लगा शायद प्रधान सही कहता है। शायद वह सपना देख रही है और घर उसके हाथ से निकल जाएगा। शायद दादी भी ठीक ना हो पाए। शायद जिंदगी केवल समझौते का नाम है। तभी दादी धीरे धीरे चलती हुई आई। वह अपने साथ बांसुरी लाई थी, वही जो संदूक में रखी थी। यह तेरे दादा की बांसुरी है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा था कि जब घर में हिम्मत कम पड़ने लगे तो इसे बाहर निकाल देना। दादी, मैं थक गई हूँ। गौरी ने सिर झुका लिया। सावित्री देवी ने बांसुरी उसकी गोद में रखी। थकना बुरी नहीं, थक कर बैठ जाना भी बुरा नहीं, पर खुद को हारा हुआ मानना बहुत बुरा है। अगर कुछ ना हुआ तो फिर से कोशिश होगी। और अगर दादी, आप मेरे जाने का डर लेकर मत जी। मेरे जीते जी अगर तू डर गई तो मुझे दुख होगा, और मेरे जाने के बाद अगर तू डर गई तो मेरी परवरिश हार जाएगी। गौरी ने बांसुरी सीने से लगा ली। उस अगले दिन उसने नया कदम उठाया। वह पास के कस्बे में गई, जहां एक स्वयंसेवी संस्था महिलाओं के स्वावलंबन पर काम करती थी। वहां उसने अपनी योजना रखी। शुरू में किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, पर जब उसने
डायरी के पन्ने, पुराने सामान की तस्वीरें और गांव की संभावनाएं दिखाई तो संस्था की प्रमुख मेरी मीरा दीदी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, हम पैसा अभी नहीं दे सकते, पर प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। पहले 5 महिलाएं तैयार करो। गौरी 5 महिलाओं के पास गई। सबने मना कर दिया। किसी ने कहा घर वाले नहीं मानेंगे, किसी ने कहा इससे रोटी नहीं मिलेगी, किसी ने कहा प्रधान नाराज हो जाएगा। आखिर में केवल एक महिला तैयार हुई, कमला। वह विधवा थी और घरों में काम करके बच्चों को पाल रही थी। मैं सीखूंगी, कमला ने कहा, क्योंकि मेरे पास डरने को बचा ही क्या है। यह सुनकर गौरी मुस्कुराई, पर उसके भीतर एक चुभन भी हुई। समाज में सबसे साहसी अक्सर वही निकलते हैं जिनसे सब कुछ पहले ही छिन चुका होता है। धीरे धीरे कमला के बाद 2 और महिलाएं जुड़ गईं, हंसा और देवकी। फिर स्कूल का एक लड़का ईशान भी शाम को आने लगा। उसे चित्र बनाना पसंद था। उसने कहा, मैं मिट्टी के बर्तनों पर रंग करूंगा। मिट्टी शाला अभी शुरू भी नहीं हुई थी, पर उसके बीज पड़ चुके थे। घर के पीछे की सफाई शुरू हो गई। टूटी दीवारें चुनी गईं, पुरानी भट्टी की जगह देखी गई। आर्यन ने चुपचाप कुछ तकनीकी सुझाव दिए। पानी की निकासी कैसे हो, धुएं का रास्ता कहाँ हो, छत कैसे कम खर्च में मजबूत बने। गांव वाले अब 2 तरह से देखने लगे। कुछ को यह पागलपन लगता, कुछ को यह धीरे धीरे चमत्कार जैसा लगने लगा। फिर एक दिन जिला कार्यालय से पत्र आया। हाथ कांप रहे थे। गौरी ने उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था कि सड़क के अंतिम नक्शे में श्याम निवास को बचाते हुए मोड़ दिया गया है, क्योंकि तकनीकी और स्थानीय सांस्कृतिक पक्षों को देखते हुए यह परिवर्तन संभव और उचित पाया गया। गौरी दौड़ती हुई दादी के पास गई। दादी, घर बच गया। सावित्री देवी ने पहले आंखें बंद की, फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों से आंसू बह गए। श्यामलाल, तेरा घर बच गया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। घर बच जाना केवल पहला मोड़ था। असली कठिनाई अब शुरू हुई। सपने को सच बनाना। मिट्टी शाला के लिए पैसा नहीं था, कच्चा माल सीमित था। गांव के पुरुष अब भी इस काम को औरतों का खिलवाड़ कहते थे। कई दिन भट्टी जलती, पर सामान फट जाता, रंग चढ़ता नहीं था। कुछ ऑर्डर आए भी तो समय पर पूरे नहीं हो पाए। एक बार तो कमला ने झुंझलाकर कहा, शायद हमसे नहीं होगा। गौरी ने भी थके स्वर में कहा, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। तभी ईशान मिट्टी का छोटा सा दीपक लेकर आया। उसने उस पर पहाड़, नदी और घर का चित्र बनाया था। दीदी, उसने कहा, अगर यह सामान शहर में बिके ना तो लोग पूछेंगे किसने बनाया, तब मैं कहूंगा हमारे गांव ने। उस एक वाक्य ने सबको फिर खड़ा कर दिया। मीरा दीदी की संस्था ने कस्बे में एक छोटे मेले में स्टॉल दिलवाया। वे लोग 10 दिन तक सामान बनाते रहे। दिए, चाय के कुल्हड़, दीवार पर टांगने वाली घंटियां, छोटे गमले, पूजा के कलश और बच्चों के लिए मिट्टी की सीटी। मेला आया। पहले 2 घंटे कोई नहीं रुका। लोग बड़े बड़े चमकीले स्टॉलों की तरफ भाग रहे थे। गौरी का दिल बैठने लगा। तभी एक बुजुर्ग महिला आई। उसने एक छोटा सा दिया उठाया और पूछा, यह हाथ से बना है? जी, गौरी ने कहा। महिला ने दिया सूंघा, फिर मुस्कुराई, इसमें मिट्टी की असली खुशबू है। उसने एक नहीं 20 दिए खरीद लिए। फिर धीरे धीरे लोग आने लगे। किसी को कुल्हड़ पसंद आया, किसी को घंटी, किसी को गमला। शाम तक आधा सामान बिक गया। दूसरे दिन एक स्थानीय पत्रकार आया। उसने तस्वीरें ली और अगले दिन अखबार में छोटी सी खबर छपी। पहाड़ी गांव की बेटियों ने मिट्टी से रचा नया रास्ता। उस खबर ने जैसे हवा बदल दी। 3 नए ऑर्डर आए। पास के रिजॉर्ट ने 50 कुल्हड़ मांगे। एक स्कूल ने बच्चों के लिए कार्यशाला की मांग की। जिला मुख्यालय से एक अधिकारी देखने आया। और जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ, गांव की वही महिलाएं जिन्होंने मना किया था अब पूछने लगी, हमें भी सिखाओगी? मिट्टी शाला धीरे धीरे सच बनने लगी। कुछ महीने बाद श्याम निवास के पीछे छोटा सा कामकाज का आंगन तैयार हो गया।
दीवार पर मिट्टी से अक्षर उभारे गए। मिट्टी शाला, श्यामलाल लोक शिल्प केंद्र। उद्घाटन के दिन कोई मंत्री नहीं आया, कोई बड़ी गाड़ी नहीं आई, कोई मंच नहीं लगा। केवल गांव के लोग थे, कुछ बच्चे, मीरा दीदी, आर्यन और सावित्री देवी। दादी ने फीती नहीं काटा। उन्होंने दरवाजे की चौखट पर हाथ रखा, आंखें बंद की और बोली, घर अब सचमुच घर लग रहा है। फिर उन्होंने गौरी को आगे किया। यह मेरी पोती नहीं, मेरी माँ है। इसने मुझे बुढ़ापे में फिर से जीना सिखाया। गौरी रो पड़ी। उस दिन आर्यन ने पहली बार उससे अलग तरह से बात की। कार्यक्रम के बाद जब सब जा चुके थे, वह आंगन में खड़ा मिट्टी के दियों को देख रहा था। उसने कहा, आपने कर दिखाया। गौरी मुस्कुराई, अभी बहुत बाकी है। हाँ, आर्यन ने धीमे से कहा, और शायद मैं भी इस बाकी रास्ते में साथ चलना चाहूं। गौरी ने उसकी तरफ देखा। उसके शब्दों में जल्दबाजी नहीं थी, दबाव नहीं था, केवल सम्मान था। आपको शहर लौटना होगा, गौरी ने कहा। काम से, आर्यन बोला, दिल से नहीं। गौरी के चेहरे पर बरसों बाद एक नई ऐसी मुस्कान आई जिसमें शर्म भी थी, अपनापन भी, और भविष्य का हल्का सा रंग भी। पर जीवन सीधी रेखा नहीं होता। उसी सर्दी में सावित्री देवी बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, उम्र बहुत हो गई है, देखभाल कीजिए। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच दादी का चेहरा बहुत शांत था, जैसे उन्होंने मन ही मन सब स्वीकार कर लिया हो। एक रात उन्होंने गौरी को पास बुलाया। डर मत, उन्होंने कहा। दादी, गौरी का गला भर गया। मैं जा जा भी जाऊं तो समझना कि मैं गई नहीं हूं। इस घर की दीवार में रहूंगी, उस भट्टी की गर्मी में रहूंगी, तेरे हाथ की मिट्टी में रहूंगी। गौरी फूट पड़ी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। सावित्री देवी ने उसके माथे पर हाथ रखा। जिसे प्यार सही से मिलता है वह कभी अकेला नहीं रहता। फिर उन्होंने धीरे से कहा, और एक बात। क्या? अपने लिए भी जीना, केवल जिम्मेदारी मत बन जाना, खुशी से डरना मत। कुछ दिनों बाद दादी सचमुच चली गई। शाम निवास के आंगन में पहली बार ऐसा सन्नाटा उतरा जो आवाज से नहीं टूटता था। हर चीज वैसी ही थी, पर वैसी नहीं रही थी। चौकी वही थी, बांसुरी वही थी, तुलसी का गमला वही था, पर घर की धड़कन कहीं अंदर जाकर बैठ गई थी। 13वीं के बाद पहली रात गौरी अकेली आंगन में बैठी रही। उसने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई। आंखों से आंसू गिरकर उसी मिट्टी में मिल गए। उसी समय उसे दादी की बात याद आई, खुशी से डरना मत। अगले दिन उसने मिट्टी शाला बंद नहीं की। वह सुबह समय पर उठी, उसने भट्टी जलाई। कमला और बाकी महिलाएं आईं। सबकी आंखें नम थी। गौरी ने कहा, आज हम काम करेंगे, क्योंकि यही दादी की विदाई का सही तरीका होगा। उस दिन उन्होंने केवल एक चीज बनाई, छोटे छोटे दीपक। हर दीपक के नीचे एक शब्द उकेरा गया, आशा, घर, स्मृति, माँ, साहस, मिट्टी, प्रेम, वापसी, विश्वास, रोशनी। ये दीपक बाद में उनकी पहचान बन गए। 1 वर्ष बीत गया। मिट्टी शाला अब केवल एक कार्यशाला नहीं रही थी, वह गांव का साझा आंगन बन चुकी थी। वहां महिलाएं सीखती, बच्चे चित्र बनाते, बुजुर्ग पुराने गीत सुनाते, और त्योहारों पर सामूहिक दिए बनते। शहर से लोग आने लगे, कुछ खरीदने, कुछ सीखने, कुछ केवल देखने। गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ परिवारों ने अपनी बेटियों को बाहर भेजने के बजाय यही कौशल सीखने को कहा। कुछ युवाओं ने शहर की दिहाड़ी छोड़कर स्थानीय काम में रुचि दिखानी शुरू की। और सबसे बड़ी बात, लोग अब जमीन बेचने से पहले 2 बार सोचने लगे। एक शाम जब पहाड़ों पर ढलता सूरज आकाश को केसरिया रंग में रंग रहा था, गौरी आंगन में बैठी दादी की पुरानी चौकी साफ कर रही थी। तभी आर्यन आया।
अब उसका आना जाना सामान्य हो चुका था। वह कई बार बाजार से ऑर्डर लाने, डिज़ाइंस सुझाने या बस चुपचाप बैठने आ जाता था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। यह क्या है? गौरी ने पूछा। राज्य हस्तशिल्प विभाग से पत्र, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरी ने खोला। उसमें लिखा था कि मिट्टीशाला श्यामलाल लोक शिल्प केंद्र के क्षेत्रीय उत्कृष्ट लोक शिल्प पहल के रूप में सम्मानित करने के लिए चुना गया है। गौरी देर तक पत्र देखती रही, पर फिर उसकी आंखें भर आई। दादी होती तो? है? आर्यन ने शांत स्वर में कहा। बस दिखाई नहीं देती। गौरी ने आकाश की ओर देखा। हवा में मिट्टी, धुएं और शाम की ठंडक मिली हुई थी। उसे सचमुच लगा जैसे दादी पास ही हो। आर्यन, उसने धीरे से कहा, तुम्हें कभी लगा था कि एक पुराना घर इतना कुछ बदल देगा? आर्यन ने कहा, घर नहीं बदलते, घर हमें हमारा असली रूप याद दिलाते हैं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर उसने पूछा, अब आगे क्या? गौरी मुस्कुराई। अब मैं चाहती हूँ कि यह जगह केवल मेरे दादा का सपना ना रहे, यह हर उस इंसान की जगह बने जिसे कभी लगा हो कि उसके पास कुछ नहीं बचा। और निजी तौर पर? आर्यन ने पूछा। गौरी ने इस बार नजरें नहीं चुराई। निजी तौर पर मैं अब डर कर नहीं जीऊंगी। आर्यन ने धीमे से कहा। तो क्या मैं भी इस निडर जीवन में शामिल हो सकता हूँ? गौरी हंसी। बरसों बाद वह हंसी किसी नदी की तरह खुलकर निकली। शायद, उसने कहा, अगर तुम मिट्टी से डरते नहीं हो तो। आर्यन ने झुककर जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और अपने हाथ पर ली। अब अब ठीक है, गौरी ने कहा। उस रात गांव में दीप जलाए गए। कोई त्योहार नहीं था, फिर भी रोशनी थी। मिट्टीशाला के आंगन में बच्चे दौड़ रहे थे, महिलाएं हंस रही थी, कोई पुराने गीत गा रहा था, कोई चाय बांट रहा था कुल्हड़ों में। गौरी ने चौखट पर हाथ रखा। सामने दीवार पर दादाजी की तस्वीर थी। पास ही दादी की एक नई तस्वीर रखी गई थी। हल्की मुस्कान, थकी आंखें, पर वही अडिग गर्माहट। उसने मन ही मन कहा, दादी घर बिकने नहीं दिया, दादा सपने डूबने नहीं दिया, और खुद को टूटने नहीं दिया। हवा चली, तुलसी के पत्ते हिले, मिट्टी की घंटी से हल्की ध्वनि निकली। उसे लगा जैसे घर ने जवाब दिया हो। समय बीतता गया, पर श्याम निवास अब सिर्फ एक पुराना घर नहीं रहा। वह एक प्रमाण बन गया इस बात का कि विरासत केवल दीवारों में नहीं रहती, वह उन लोगों में रहती है जो हार के आगे झुकने से इनकार कर देते हैं। कि मिट्टी केवल धूल नहीं होती, वह पहचान भी होती है कि जिन लोगों को दुनिया कमज़ोर समझती है, वह कई बार सबसे मजबूत नींव रखते हैं। और यह भी कि कोई भी घर तब तक सचमुच जीवित रहता है जब तक उसमें याद, मेहनत और प्रेम जलते रहते हैं। कई साल बाद जब लोग उस गांव का रास्ता पूछते तो कोई यह नहीं कहता कि वहाँ नया होटल बना है। वह कहते, जहाँ मिट्टी की खुशबू वाला घर है ना, बस उसी के पास उतर जाना। और सच तो यही था। वह घर अब सिर्फ पत्थर और लकड़ी का नहीं था। वह विश्वास का घर था, वह स्मृति का घर था, वह लौटती हुई रोशनी का घर था, वह उन हाथों का घर था जिन्होंने टूट कर भी बनाना नहीं छोड़ा। और उस घर की चौखट पर खड़ी गौरी अब पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं थी। वह अपने समय की वह शांत ज्योति बन चुकी थी, जो शोर नहीं करती पर अंधेरा कम कर देती है। यही उसकी जीत थी, यही उस घर की असली कीमत थी, और यही उस मिट्टी की खुशबू थी जो दूर तक जाती है पर अपनी जड़ कभी नहीं भूलती। धन्यवाद।